हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आरटीई एक्ट के बारे में। क्या है ये? द राइट टू एजुकेशन एक्ट। और ये कब आया है? 2009 में। तो आइए पढ़ते हैं कि आरटीई एक्ट में क्या कुछ था, कब लागू हुआ, क्या कुछ चीजें आती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जर्नी क्या रही है इसकी। ठीक है, तो 2002 में क्या हुआ? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन बिकम अ रिकॉग्नाइज नीड। ठीक है, 2002 में कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू? 86। और फिर 2009 में क्या हुआ? इस एक्ट को, कौन से को? आरटीई एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया गया। और 1 अप्रैल 2010 को ये जो आरटीई एक्ट था इसे ऑफिशियली इन्फोर्स किया गया। किसमें? इंडिया में। ओके, तो पार्लियामेंट में पास हुआ 2009 में। और लागू कब हुआ? आपसे ये क्वेश्चन स्टार्ट हो पूछा जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट के रूप में एजुकेशन को किसने अपनाया? पहला देश कौन सा था? वो नॉर्वे था, जिसने क्या किया? एजुकेशन को एज ए फंडामेंटल राइट बनाया। उसके बाद इंडिया ने जब इसे फंडामेंटल राइट बनाया एजुकेशन को, तो इंडिया कौन सी कंट्री बना? 135th कंट्री। अब देखिए क्या कुछ द कोर मैंडेट अंडर आर्टिकल 21A। अब आर्टिकल 21 के अंडर क्या कुछ आता है? तो ये क्या एक फंडामेंटल राइट बना? फंडामेंटल राइट शिफ्टिंग एजुकेशन फ्रॉम स्टेट डायरेक्टिव आर्टिकल 45 टू एन एब्सोल्यूट गारंटी। पहले ये किस में आता था? एजुकेशन आर्टिकल 45 में, मतलब, और किस में आता था? स्टेट डायरेक्टिव में, मतलब राज्य नीति निर्देश तत्वों में आता था आर्टिकल 45 के अंडर। पर आर्टिकल 21A में क्या हुआ? इसे क्या बना दिया गया? एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो अब इसके अंदर क्या कुछ आता है? एक तो आता है कि फ्री एजुकेशन, जीरो फाइनेंशियल बैरियर, नो चाइल्ड इज लिएबल टू पे एनी फी। जब बच्चे का एडमिशन किया जाएगा तो जो बच्चे से क्या ली जाती है? फीस ली जाती है, जो चार्ज किया जाता है, तो वो क्या नहीं किया जाएगा? बच्चे से चार्ज नहीं किया जाएगा। एक्सपेंसेस दैट प्रिवेंट्स देम फॉर परसुइंग एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इससे क्या होगा कि फ्री एजुकेशन से बच्चा क्या कर पाएगा? एलिमेंट्री एजुकेशन तक फ्री में पढ़ पाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? द स्टेट ओब्लिगेशन, द गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब कि सभी को एजुकेशन प्राप्त हो। कैसी? फ्री में प्राप्त हो और कंपलसरी प्राप्त हो। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है? डिफाइनिंग द प्रोटेक्टेड चाइल्ड। अब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं और दूसरे कौन से? चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट होते हैं, तो इनको क्या कुछ प्रावधान दिए गए या क्या कुछ छूट दी गई? तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक क्या होगा? फ्री एजुकेशन मिलेगी, जो कौन सा है? नॉर्मल स्टूडेंट है। ठीक है, स्कोप क्या रहेगा इसका? स्टैंडर्ड फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन। फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी किनको? जो नॉर्मल स्टूडेंट है। ऐसे ही जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, इनमें एज का दायरा क्या रहता है? ये 66 से 18 ईयर्स के बच्चों को क्या मिलेगी? इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। और एक्सपेंडेड प्रोटेक्शन अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, इनको क्या मिलेगी? प्रोटेक्शन भी मिलेगी। किसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन में। आगे देखिए क्या है? द स्टेट एंश्योर एज अप्रोप्रिएट एडमिशन। क्या स्टेट क्या करती है? एंश्योर करती है कि बच्चों का जो एडमिशन हो वो कैसा हो? एज अप्रोप्रिएट हो। इसमें देखिए क्या दे रखा है? ए 10 year old नेवर एनरोल्ड विद प्लेस्ड इन ए क्लास मैचिंग देयर एज नोट क्लास 1। अब क्या है? एक 10 साल का बच्चा है और उसने क्या नहीं किया? कभी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसे कौन सी क्लास में बिठाया जाएगा कि फर्स्ट क्लास से आपकी स्टडी स्टार्ट होंगी, नहीं, उसे अपने एज के अकॉर्डिंग क्लास में बिठाया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है? अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री फॉर एवरी चाइल्ड। क्या कुछ है कि नो कैप्शन कैपिटेशन फीस।
बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर ऐसा कोई स्कूल करता है कि बच्चे से क्या ले रहा है, फीस ले रहा है, स्कूल्स कैन नॉट डिमांड डोनेशन। अगर डोनेशन मांगता है बच्चा बच्चे से, तो उस स्कूल पर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी, अप टू कितना परसेंट, 10 गुना। जो उसकी फीस होगी, जो उसने चार्ज किया उसका 10 गुना उस पर क्या लग सकता है, पेनल्टी लग सकता है। नो स्क्रीनिंग टेस्ट, एडमिशन से पहले बच्चे का कि कौन से क्लास में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्या नहीं करवाई जाएगी, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाई जाएगी। जीरो एकेडमिक और पेरेंटियल इंटरव्यू, पेरेंट्स का भी कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि क्या लिया जाता है, बच्चे का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है, पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, तो उस पर पेनल्टी लगेगी कितनी, फर्स्ट ऑफेंस पे कितनी लगेगी, 25,000। आगे, नो एज प्रूफ डिनाइड, अगर बच्चे के पास क्या नहीं है, उसके एज का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, जैसे कि लैक ऑफ ए बर्थ सर्टिफिकेट कैन नॉट स्टॉप एडमिशन, बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, सॉरी एक्सेप्शन क्या रहेगा, एडमिशन कैन नॉट बी डिनाइड बट ऑफिशियली डेडलाइन फॉर रेगुलर एकेडमिक साइकिल इज September 30। September 30 के बाद कोई भी न्यू एडमिशन नहीं लिया जाएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो September 30 से पहले लेना होगा, और अगर इसके बाद लेना है तो आपको नए सेशन में क्या लेना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये गवर्नमेंट स्कूलों के लिए है। अब देखिए क्या है, प्रोग्रेशन एंड प्रोटेक्शन, द नो डिटेंशन पॉलिसी। अब इसमें क्या रहता है, एक इसमें आती है सेक्शन 16 के अंदर क्या, कि 2009 में क्या था कि नो चाइल्ड कैन बी फेल्ड और हेल्ड बैक अंटिल क्लास 8, कि क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को क्या नहीं किया जा सकता, फेल नहीं किया जा सकता। पर क्या हुआ, 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें क्या हुआ, स्टेट्स कैन नाउ होल्ड बैक स्टूडेंट इन क्लास 5th एंड 8th, कि 8वीं और कौन सी क्लास में, 5वीं क्लास में बच्चे को रोका जा सकता है। कब रोका जा सकता है, मतलब कब फेल किया जा सकता है, जब क्या हो कि वो एक बार फेल हो जाए और जब रीअपियर के एग्जाम दिलाए जाए तो उसमें भी क्या हो जाए, वो फेल हो जाए, ठीक है। अगला क्या है, जीरो हरासमेंट, ये कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 17 में आता है। इसमें क्या रहता है, स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, एब्सोल्यूट बैन ऑन फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट, किसी भी बच्चे को क्या नहीं दी जाएगी, फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी और मेंटल हरासमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, स्कूल ऑब्लिगेशन एंड द EWS कोटा। अब ये EWS कोटा क्या होता है, EWS की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें क्या आता है कि 25% मैंडेट सेक्शन 12 में, EWS वाला कौन से में आएगा, सेक्शन 12 में आएगा। प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स मस्ट रिजर्व 25% ऑफ देयर स्कूल फर्स्ट सीट फॉर चिल्ड्रन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, कि 25% आपको किन बच्चों को सीट देनी है, जो किस में आते हैं, EWS में आते हैं, ठीक है। दिस अप्लाइज ओनली टू स्टैंडर्ड स्कूल, नॉट रिलीजियस इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ किससे रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड। द RTE comprises 7 चैप्टर एंड 38 सेक्शन, कितने आते हैं टोटल, RTE एक्ट 2009 में कितने आते हैं, 7 चैप्टर्स आते हैं और 38 सेक्शंस आते हैं। और जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 4, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखिए क्या है, द प्रोक्सिमिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन स्टैंडर्ड्स, कि कौन सा स्कूल या स्कूल कितने दायरे में होना चाहिए किसी भी बच्चे के घर से। मैंडेटरी रिकॉग्नाइजेशन कौन से में आता है, सेक्शन 18 में आता है। नो स्कूल कैन ऑपरेट विदाउट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन, कि कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल है तो उसे क्या एफिलिएशन मिला होना चाहिए, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन मिला होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई प्राइवेट स्कूल क्या नहीं लेता है, रिकॉग्नाइजेशन नहीं लेता है गवर्नमेंट से, तो उसे क्या मिल सकती है, पेनल्टी लग सकती है, कितने की, 1 लाख फाइन प्लस 10,000 पर डे, कब तक, जब तक वो 1 लाख फाइन नहीं भरेगा।
फॉर कंटिन्यू टू रन एन अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, दायरा दे रखा है कि किसी भी स्टूडेंट्स का क्या है, घर है, तो वो कितने एरिया में कोई भी प्राइमरी स्कूल या अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। तो प्राइमरी स्कूल उस किसी भी घर के 1 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए, और अपर प्राइमरी जो स्कूल है वो कितना, 3 किलोमीटर के एरिया में होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी स्कूल कितना किलोमीटर के रेडियस में या अपर प्राइमरी कितने किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। अब देखिए क्या है एसएमसी, एसएमसी को क्या बोलते हैं, द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, अब इसका काम क्या रहता है, ये कौन से में आती है, सेक्शन 21 में ही, रिक्वायर्ड फॉर अपर प्राइमरी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल टू मॉनिटर डेवलपमेंट प्लान्स एंड ग्रांट यूटिलाइजेशन। इनका काम क्या है, ये क्या बनाती है, मॉनिटर करती है डेवलपमेंट प्लान्स एंड ग्रांट को यूटिलाइज करती है, जो स्कूल को ग्रांट मिलता है उनको यूटिलाइज करती है। अब एसएमसी में कौन आते हैं, एसएमसी में आते हैं पेरेंट्स आते हैं और टीचर्स आते हैं। तो इनका रेशियो क्या रहता है, पेरेंट्स का रेशियो कितना रहेगा, वुमेन्स का रेशियो कितना रहेगा, टीचर्स का रेशियो कितना रहेगा। तो एसएमसी में 75% क्या रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे। ठीक है, और 25% कौन रहेंगे, टीचर्स रहेंगे या लोकल अथॉरिटीज या एजुकेशनिस्ट। ठीक है, और जो ये 100% हुए कि 75% पेरेंट्स है, 25% टीचर्स है या एजुकेशनिस्ट है, इन सभी में क्या 50% क्या होनी चाहिए, वुमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वुमन होनी चाहिए, कि मतलब 50% मेल रहेंगे एसएमसी में और 50% क्या रहेंगी, फीमेल रहेंगी। आगे देखिए क्या है, एनुअल एकेडमिक टाइम कमिटमेंट, कि कितना क्या टाइम पढ़ाना चाहिए किसी भी टीचर्स को। ठीक है, तो मिनिमम वर्किंग डेज कितने होंगे, प्राइमरी में कितने रहेंगे, 200 डेज, अपर प्राइमरी में 6 to 8 में कितने रहेंगे, 220 डेज। ऐसे ही इंस्ट्रक्शनल आवर कितने रहेंगे, प्राइमरी में कितने रहेंगे, 800 आवर्स, और अपर प्राइमरी में कितने रहेंगे, 1000 आवर्स। टीचर वीकली नॉर्म, द टीचर मस्ट कंप्लीट अ मिनिमम ऑफ 45 वर्किंग आवर पर वीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि कितने 45 आवर वर्किंग आवर किसको, टीचर्स को देने हैं एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, ऐसे ही रेशियो क्या रहेगा, प्यूपिल टीचर रेशियो क्या रहेगा, कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट है तो उस पर कितना क्या टीचर रहना चाहिए। तो प्राइमरी लेवल में सेक्शन कौन से में आता है, 25 में। तो प्राइमरी लेवल में 1 से लेकर 5th क्लास के बच्चों में क्या रेशियो रहेगा, 130 रेशियो, मतलब कि 30 बच्चों पे कितना, एक टीचर होना चाहिए। ऐसे ही अपर प्राइमरी में क्या रहेगा कि 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। स्ट्रिक्ट मैथ, इफ देयर आर 91 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, अगर 91 भी स्टूडेंट है ना, तो भी क्या 4 टीचर्स लगेंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ 3 टीचर लगेंगे, जैसे कि रेशियो तो कितना है, 30 और 1 का है ना, तो 90 में तो हमें 3 टीचर लगेंगे। लेकिन अगर एक बच्चा भी एक्स्ट्रा हो गया तो उसमें कितने टीचर लगेंगे, 4 टीचर्स लगेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, द 200+ रूल। इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी बार, कि अगर क्या है, इफ ए स्कूल एक्सीड 200 स्टूडेंट द रेशियो शिफ्ट टू 1:40। अगर 200 से प्लस बच्चे हो जाते हैं किसी भी स्कूल में तो उसका रेशियो क्या हो जाता है, 1:40, मतलब एक टीचर रहेगा और 40 स्टूडेंट्स पे एक टीचर। द स्कूल इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू हायर ए डेडिकेटेड हेडमास्टर, और इनके अलावा क्या एक हेडमास्टर भी रहता है। ठीक है, अब टीचर्स की ड्यूटीज या प्रोहिबिशंस क्या रहते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या कुछ काम करना पड़ता है उन्हें, क्या कुछ करना नहीं पड़ता, या क्या क्या कुछ वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या कुछ ड्यूटीज मिलती हैं। जैसे कि सेक्शन ये आता है, टीचर्स की जो नॉन एकेडमिक ड्यूटीज आती हैं वो आती हैं सेक्शन 27 में। तो क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी, डेसिनियल सेंसस ऑपरेशन, सेंसस में उनकी ड्यूटी लग सकती है। ऐसे ही डिजास्टर रिलीफ में उनकी ड्यूटीज लग सकती है, या लोकल एंड नेशनल इलेक्शन में। अभी चल रहे हैं ना, सेंसस चल रहे हैं ना अभी,
तो अभी किनकी टीचर ड्यूटी लगी हुई है? टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है, या कोई आपदा आने पर भी टीचर्स की ड्यूटी लग सकती है, या फिर इलेक्शन के टाइम भी टीचर्स की ड्यूटी लगती है। अब क्या कुछ नहीं करते या क्या कुछ उनका करना मना है स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन में, ये कौन से में आते हैं? सेक्शन 27 और 28 में। तो नो प्राइवेट ट्यूशन, कोई भी टीचर, गवर्नमेंट टीचर क्या नहीं पढ़ा सकता? प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये बैन है। ये किस में आता है? सेक्शन 28 में। और नो पोलियो ड्रॉप ड्यूटीज, ठीक है। और दूसरा क्या मना है? नो पोलियो ड्रॉप ड्यूटीज, हेल्थ कंपेनियंस आर नॉट परमिटेड। वैकेंसी रूल सेक्शन कौन से में आता है? 26 में आता है। A school cannot have more than 10% of teacher post vacant, कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें क्या 10% से ज्यादा टीचर्स की वैकेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि 11% भी हो गए स्कूल में टीचर्स वैकेंट, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें टीचर्स और लगाने पड़ेंगे। अब क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन कौन से में आती है? 7 में आती है, कि कितना क्या फंड किसके द्वारा लगाया जाता है एजुकेशन पे। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फंडिंग द आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट में कितना क्या फंडिंग की जाएगी, किसके द्वारा? तो क्या स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्प्लिट क्या रहता है? स्टैंडर्ड जो रहता है, क्या 60 कौन लगाता है? सेंट्रल लगाएगी, और 40% कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा। पर क्या अगर स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट है, जो क्या है स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, सिक्किम, असम वगैरह, तो उनमें क्या होता है कि 90% जो है फंड कौन लगाएगा? सेंटर लगाएगा, और 10% फंड कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड फाइनेंशियल में कौन से आते हैं? जैसे कि हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ये नॉर्थ वाले या साउथ वाले स्टेट, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।